हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कार्बधात्विक यौगिक का लेक्चर नंबर सेकंड, और उसमें आ रहा है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन करने चाह रहे हैं हम। अब देखिए बच्चों, हम चाहते हैं कि कार्बधात्विक यौगिकों का हम वर्गीकरण समझें। बच्चों, तो इसका वर्गीकरण के दो आधार रखे गए हैं। एक वर्गीकरण का तो आधार है धातु कार्बन। धातु कार्बन बंध की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। बंध की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। एक बंध का वर्गीकरण तो हमने इस तरीके से किया है। और दूसरा वर्गीकरण है, हम लिगेंड क्या लेते हैं, उसकी क्या प्रकृति है। तो दूसरा वर्गीकरण है लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। तो गाइज, दो तरीके का वर्गीकरण हम आपके सामने ये लेके आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो धातु कार्बन बंध की प्रकृति के पर आधारित वर्गीकरण होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। पहला जो वर्गीकरण है, इसमें होता है आयनिक यौगिक। इसको किस भाग में बांट दिया, एक तो आयनिक यौगिक में। और दूसरा जो वर्गीकरण हम यहाँ धातु कार्बन में पढ़ेंगे, उसका नाम रहेगा सह संयोजक यौगिक। जैसे नाम से भी पता चल रहा है, अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके होते हैं। छोटी क्लास में ये दोनों नाम अपन ने बहुत अच्छी तरह सुने होते हैं। तीसरा नाम थोड़ा सा है, अच्छा है, लेकिन हम इसके बारे में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सुन चुके होते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, विस्थानीकृत। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बच्चों, इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेतु बंधित एल्किल यौगिक। पहले वाले का नाम क्या है? सेतु बंधित एल्किल यौगिक। दूसरा नाम होता है बच्चों इसमें सैंडविच यौगिक। दूसरा नाम क्या होता है? सैंडविच। ये भी सुना है आप सभी ने। और तीसरा जो नाम है, इसका है ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक, ये नाम भी आपने सुना होगा। ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। तो ये धातु कार्बन पर आधारित वर्गीकरण रहेगा, जिसको हम तीन भागों में बांटने वाले हैं। बच्चों, ऐसे ही लिगेंड की प्रकृति पर आधारित जो वर्गीकरण लेना है हमको, वो वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक होता है सरल, और दूसरा होता है कार्ब। सरल और दूसरा मिश्रित। सरल कार्ब धात्विक यौगिक यहाँ पर हम पहला लेंगे। सरल कार्ब धात्विक यौगिक फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन होगा। सरल कार्ब धात्विक यौगिक, और जिसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग का नाम सममित होगा, तो दूसरे भाग का नाम असममित होगा। दूसरे भाग का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? असममित हो जाएगा। और जो दूसरा टाइप रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक। ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हम स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए गाइज, अब हम एक एक करके इनका क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं, और पहला क्लासिफिकेशन आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो धातु कार्बन बंध की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण होना, यानी कि MC
बंध की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण की चर्चा हम अब आपके सामने डिटेल में करने वाले हैं कि प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। वर्गीकरण स्टूडेंट्स, इसमें पहला टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, उसका नाम क्या है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वन बाय वन की स्टडी करते हम जाएंगे आपके सामने। आयनिक यौगिक, इस नाम से परिचय आप सबका है। आयनिक यौगिक में एक धातु होती है और एक अधातु होती है, उनके मध्य बंध बनता है। लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि जो धातु रहेगी उसकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम रहेगी और कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 के रहती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अत्यंत धन विद्युती, अत्यंत धन विद्युती तत्व, अत्यंत धन विद्युती तत्व। अब इसकी विद्युत ऋणता क्या है? 1.2 से कम विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो अत्यंत कम विद्युत धनी तत्व एवं कार्बन, कार्बन आप जानते हैं उसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.5 EN होती है। के मध्य जो बंध बनेगा, के मध्य जो बंध बनेगा, बंध बनेगा, उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति आयनिक होगी, उसकी प्रकृति आयनिक होगी। ओके गाइज, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। अब वैसे भी आप जानते होंगे कि जो क्षार धातु होती है, क्षार धातु होती है वो केवल और केवल आयनिक कार्ब धातु यौगिक बनाती है। क्षार धातु आपके दिमाग में चल तो नहीं होगी सभी के में। क्षार धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, ये सब कार्ब धातु यौगिक है। जो आपको पता है ये सब आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है, इसलिए इनसे बनने वाले कार्ब धात्विक यौगिक क्या कहलाएंगे? आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक बनाती है, कार्बनिक धात्विक यौगिक बनाती है। तो क्षार धातु से बनने वाले कार्ब धात्विक यौगिक कौन से होते हैं बेटाओ? आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। देखिए आप जानते हैं इन कार्ब धात्विक यौगिकों के कुछ अपने खुद के लक्षण होते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों में कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिकों के लक्षण, कार्ब धात्विक यौगिकों के लक्षण। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं। आपसे पहले लक्षण की चर्चा आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखिए आप सब बच्चे जानते हैं कि आयनिक जो यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन में तो अविलय होते हैं, लेकिन जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय। एक रूल पढ़ा होगा सबने, समान समान को घोलता है। तो हाइड्रोकार्बन एक अध्रुवीय विलायक है, कार्बनिक विलायक है। हाइड्रोकार्बन विलायकों में ये अविलय होते हैं, अविलय होते हैं, जबकि जबकि जल जैसे, जबकि जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ओके,
ये फर्स्ट पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा बल को। अब जैसा आप जानते हैं कि इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं और इनके जो कार्बनिक मूलक होते हैं वो एनोड पर मिलेंगे और धातु कैथोड पर। सुचालक होते हैं। नाम सुना होगा आप सबने, इलेक्ट्रोड होता है तथा धातु कैथोड पर मुक्त करते हैं। धातु कैथोड पर मुक्त करते हैं। अगर हम इसका क्या करते हैं, अगर हम इनका विद्युत अपघटन करते हैं तो ऐसी हिस्ट्री यहां देखने को मिलती है। आगे बात समझ में बच्चों? जैसे एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिया C2H5N, ये लिया। अब मैं इसका विद्युत अपघटन करने जा रहा हूं। तो आपको पता है धातु पर हमेशा प्लस आता है और कार्बनिक मूलक पर माइनस आता है। अब ये C2H5 माइनस तो हमको कहाँ मिलेगा? एनोड पर। यहाँ विद्युत अपघटन में एनोड की प्रकृति कैसी होती है? धनावेशित। और Na प्लस हमको किस पर मिलेगा? कैथोड पर, क्योंकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो ऋणावेशित प्रकृति का लिया जाता है। ये दूसरा गुण इससे संबंधित हो गया। तीसरा और बता देते हैं बच्चों आपको, ये उभय अपघटन यानी डबल डिकम्पोजिशन, ये उभय अपघटन यानी डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं देते हैं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं देते हैं। देखिए बिना एग्जाम्पल के कोई चीज समझ में नहीं आती, हम भी जानते हैं केमिस्ट्री है ये। तो जैसे हमने लिया एक कार्बधातुक यौगिक C2H5N और इसकी रिएक्शन हमने C2H5Br से करवा दी, तो क्या होना है इसमें? क्या होना है इसमें? डबल डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि इस C2H5 द्वारा Na को रिप्लेस कर दिया जाएगा और डाई यानी कि ब्यूटेन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा और ये C2H5 बन जाएगा। देखिए C2H5 क्या होता है बच्चों? ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। चलिए एक एग्जांपल और अब जान लेते हैं। देखिए जैसा आप जानते हैं कि इनमें इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है। इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है। अतः ऐसे अणु जिनमें ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाता है, विस्थानीकृत हो जाता है, वे अधिक स्थायी होते हैं। जैसा आप जानते हैं विस्थानीकृत मतलब अनुनाद हो रहा है उसमें, तो वे क्या हो जाएंगे? अधिक स्थायी होते हैं। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा इन यौगिकों को आसानी से बनाया जा सकता है। इन यौगिकों को
आसानी से बनाया जा सकता है। ये बच्चों 3 गुण हो गए। अब हम इस तीसरे गुण की समीकरण को भी समझते हैं कि कैसे हो रहा है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं यहां पर इसकी रिएक्शन C2H5Na, एथिल सोडियम की रिएक्शन हमने बेंजीन से कर दी। किससे कर दी? बेंजीन से कर दी। और ये क्या था बच्चों? एथिल सोडियम था। इसकी रिएक्शन हमने बेंजीन से की। तो देखिए बेंजीन का एक हाइड्रोजन सोडियम धातु द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और बना दिया गया फेनिल सोडियम और एथेन का निर्माण कर दिया गया। फेनिल सोडियम और एथेन का फेनिल सोडियम और एथेन का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है। अब चलिए, अब हम दूसरा यौगिक ले लेते हैं आपके सामने, सह संयोजक यौगिक। दूसरा कार्बधात्विक यौगिक हम क्या ले रहे हैं बल्कि सह संयोजक यौगिक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? सह संयोजक यौगिक, कोवेलेंट कंपाउंड ले रहे हैं। सभी बच्चे नाम सुन चुके हैं पहले सह संयोजक यौगिक। ठीक है। किस किस के बीच बनता है? मुख्यतया अधातुओं के मध्य बनता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन सुनो, सभी क्या होनी चाहिए डेफिनेशन? अधातुए तथा कम धन विद्युती कम धन विद्युती धातुए कम धन विद्युती धातुए धातुए कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाती है। सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाती है। यौगिक बनाती है। अब देखिए सहसंयोजक बंध मुख्यतया सिग्मा बंध बनता है। इनमें धातु कार्बन बंध सामान्य सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है बच्चों? सिग्मा बंध होता है। अब इसमें देखिए यौगिक तो सभी रहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा है डाई एथिल जिंक। क्या है? डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn। मैं फॉर्मूले आपको पहले बता चुका हूं इसके। इसके अलावा हम यहाँ ले सकते हैं ट्राईमेथिल बोरोन। अब ट्राईमेथिल बोरोन का फॉर्मूला सबको पता है, CH3 का होल थ्राइस B। इसी श्रेणी में आते हैं ये सभी एग्जाम्पल। कौन से होते हैं? इस श्रेणी में आ जाते हैं। ये सब सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं तीसरे पे। बहुत शानदार होने वाला है तीसरा यौगिक, जिसका नाम है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक ये सबसे बड़ा है। स्टूडेंट्स अगर हम इनकी चर्चा करें तो इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनब्र और धातु परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के मध्य अधिव्यापन होता है। देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी एक जनरल बात बताऊं तो इस प्रकार के यौगिकों में
इस प्रकार के यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा जानते हैं आप बेंजीन रिंग, है ना, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अब्र और धातु परमाणुओं परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के मध्य अति व्यापन होता है, ओवरलैपिंग हो गई, अति व्यापन होता है। और साथ ही कार्बन परमाणुओं के रिक्त कक्षकों व धातु के पूर्ण कक्षकों के मध्य भी अति व्यापन होता है। ऐसी घटना आपने सुनी होगी, इस हाथ दो उस हाथ लो, है। जैसे एक नाम सुना होगा, धातु कार्बोनिल यौगिकों में पश्च बंधन, इस कैटेगरी की ये बात आ रही है। अब ये किन में मिलेगा, ये कौन से यौगिक बनाएंगे? तो बच्चों, जो ये विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक होते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं, जानते हैं सभी आप, नाम सुन चुके हो, संक्रमण धातुओं, डी ब्लॉक की धातुएं संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। भाई क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके पास रिक्त कक्षक होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? कार्बन के साथ बंध बना सकते हैं। लेकिन इनको भी आपको पता 3 वर्गों में बांटा है? क्यों बना सकते, कारण भी आपको बता देते हैं। बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें पूर्ण भरे हुए कक्षकों के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी, आप सबको पता है, रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। रिक्त डी कक्षक भी क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। ओके गाइज, अब इसमें बंध की प्रकृति व संरचना के आधार पर, बंध की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ओके गाइज, तो देखते हैं हम 1 बाय 1 वर्ग के बारे में स्टडी करते हैं। पहला वर्ग आपके सामने ये रहा। देखिए पहला वर्ग, जिसका नाम आपको मैंने पहले ही बता रखा है, सेतु बंधित एल्किल यौगिक। फर्स्ट, सेतु बंधित, नाम से सुना हुआ आपने, सेतु बंध। बच्चों, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक किस तरह के बंध बनाते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धातु के पास, तो कार्बनिक समूह उसमें इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है और वहां पर बन जाता है सेतु बंध। ओके, तो देखिए बच्चों, इस कैटेगरी में कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन सी धातु इस कैटेगरी में आ सकती है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक लाइन आप यहां रख ले, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों द्वारा
इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं, इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये वर्ड याद रखना है। तो कौन कौन सी धातु है जो इस कैटेगरी में आ सकती है? एग्जाम्पल बेरिलियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम एसेक्ट्रा के बहुलकीय यौगिक, बहुलकीय एल्किल यौगिक इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। ये चार धातु आप याद रखिए। अब इनके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, अभी नाम बताया था मैंने आपको। तो ये इसका एकलक रूप है। ये कौन सा रूप है? एकलक रूप। लेकिन ये इसमें कम स्थायी रहती है तो ये द्विलक रूप में बदल जाएगी, और इसका द्विलक रूप क्या हो जाएगा? CH3 का होल 6Al2। ये इसका कौन सा रूप होगा? द्विलक रूप होगा। ये इसमें ज्यादा स्थायी होगी, इसमें ये कम स्थायी है, कम स्थायी है। तो कोई भी कम स्थायी संरचना किस में बदल जाती है? अधिक स्थायी संरचना में बदल जाती है। अब बच्चों मैं इसकी संरचना बना के बताता हूं कैसे बनती है। जैसा जानते हो आप एल्यूमिनियम, इससे ये 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, ये एक मेथिल, ये दूसरा मेथिल, और ये तीसरा मेथिल। अब आप बताओ एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ये तीनों ने बंध बना लिए, फिर भी इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दूसरे LCH3 से इसने बात की कि भाई तू मुझे दे सकता है क्या? इसने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं दे सकता मैं। ये देखिए ये CH3, अब ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो देखिए ये बंध बन गया, ये बंध बन गया, ये सेतु बंध बन गया, ऐसे ये सेतु बंध बन गया। ठीक है, देखिए ये सेतु बंध बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसी की ऐसी एक बॉन्डिंग और आपको बता देते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। क्या ले लेते हैं? बेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल। ये फॉर्मूला है VCO का होल 6, VCO का होल 6। ये वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है, लेकिन ये इसमें कम स्थायी होता है, इसलिए इसको ज्यादा स्थायी करने के लिए V2CO का होल 12, ये इस रूप में ज्यादा स्थायी होगा। और अगर मैं इसकी संरचना अगर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं बल को, तो देखिए V और CO का होल 5, एक CO मैंने ऐसे बता दिया, ऐसे दूसरा VCO का होल 5, और एक CO मैंने ऐसे बता दिया। तो ये मोस्ट स्टेबल द्विलक संरचना है। ये क्या है? संरचना द्विलक है, जिसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों क्या है? ये दोनों यहां पर सेतु बंध है। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे यौगिक पर, और दूसरे यौगिक का नाम ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सैंडविच यौगिक। जैसा आप घरों पे सैंडविच तो खाते ही होंगे, सैंडविच में क्या होता है? दो के बीच में कोई तीसरा फंस जाता है, दो के बीच में कोई तीसरा फंस जाता है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैंडविच यौगिक के बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सैंडविच यौगिक कहा जाता है। तो देखिए बच्चों ऐसे यौगिकों में क्या होता है, कोई न कोई धातु ऐसे कार्ब धातु यौगिक के ऐसे कार्बनिक समूह के बीच में फंस जाती है जो एरोमेटिक वलय युक्त यौगिक होता है। तो देखिए इसकी लैंग्वेज सुनिए। इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में दो विस्थानीकृत विस्थानीकृत
पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। इसी से इसका नाम सैंडविच यौगिक पड़ा। सैंडविच यौगिक पड़ा। अब देखिए कैसे यहां अतिव्यापन होता है। तो देखिए बच्चों, इसमें अतिव्यापन क्या होता है, इनमें एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र एवं धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। और धातु परमाणु दोनों वलयों के मध्य इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, रहता है कि समस्त m.c यानी कि धातु कार्बन बंधों की दूरी समान रहती है। बच्चों इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नाम सुना आपने, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन नहीं आयरन। धातु यहां पर क्या है, आयरन है। देखिए कैसे इसमें व्यवस्था होगी। इसमें एक ऐसी रिंग है 5 कार्बन वाली, और एक 5 कार्बन वाली रिंग नीचे भी है। ये 5 कार्बन वाली रिंग है। यहां बंधों की स्थिति इस तरीके से है। इन दोनों के बीच में यहां से लेकर और यहां तक यहां फंस जाती है एक धातु, और वो धातु है आयरन। देखिए ये आयरन धातु फंस जाती है। ये सब पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र है। ये धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेता है। इसका नाम होता है फेरोसीन। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयरन का एक नाम क्या है, फेरोसीन। तो बच्चों अगर आपसे कभी भी फेरोसीन की स्ट्रक्चर पूछे तो आप ये स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें। ये पंच सदस्यीय वलय संरचना है, 5 कार्बन से युक्त संरचना है। तो ऐसे यौगिक किस नाम से जानेंगे, सैंडविच यौगिक के नाम से जाने जाएंगे। सैंडविच यौगिक के नाम से बच्चों जाने जाएंगे। ओके गाइज, तो ये हमारा था दूसरे नंबर का यौगिक, सैंडविच यौगिक। चलिए अब गाइज हम चलते हैं तीसरे यौगिक पर। तीसरे यौगिक का नाम है ओलिफिन।
ये शब्द द्विबंध युक्त यौगिकों के लिए आता है। वह एसिटिलीन त्रिबंध युक्त यौगिकों के लिए आता है। और ये धातु के रिक्त कक्ष के साथ एसिटिलीन, सॉरी ये एसिटिलीन है, ये धातु के रिक्त कक्षकों के रिक्त डी कक्षकों के साथ क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बंध, ये पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें द्विबंध आपको पता है, ओलिफिन में द्विबंध होता है। इनमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो अतिव्यापन होना है, यहां पर अतिव्यापन करते हैं। जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंदी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। मतलब यहां दोनों तरह का अतिव्यापन हो गया। पहले तो हम धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ ओलिफिन के पाई बंधों का करेंगे, फिर वापस से हम उल्टा यहां पर अतिव्यापन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम डायग्राम से समझाते हैं, तब आपको और अच्छा क्लियर होगा। देखिए डायग्राम से समझाते हैं। जैसा आप जानते हैं ये एसिटिलीन है। पहले ओलिफिन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसमें आपको पता है ये एक सिग्मा बंध है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। लेकिन इसमें एक पाई बंध का निर्माण भी होता है, जिसको आप बनाना बॉन्ड की फॉर्म में बता सकते हो। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये बनाना बॉन्ड की फॉर्म में आपने इसको बता दिया। ये बनाना बॉन्ड की फॉर्म में बता दिया। अब हम धातु के रिक्त कक्षक को लेते हैं, ये धातु है। अब ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये धातु के रिक्त कक्षक, ये धातु का रिक्त कक्षक है। ये रिक्त कक्षक हो गया धातु का। ये धातु का रिक्त कक्षक हो गया। और ये इस पाई बंध का इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब लेकिन अब बारी आती है कि धातु का जो पूर्ण पूरित कक्षक है वो भी तो कुछ करेगा। तो ये क्या करेगा, धातु के जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं ये कार्बन के
रिक्त कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे और यहां पर बंध बनाएंगे। ये धातु है। और देखिए ये धातु, अब धातु का जो ये पूर्ण पूरित कक्षक है ये वाला, इनमें भी क्या इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये पूर्ण पूरित कक्षक है इसके। अब ये इसको क्या दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये धातु के रिक्त कक्षकों को क्या दे रहा, धातु के पूर्ण पूरित कक्षक कार्बन के रिक्त कक्षकों को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर बेक बॉन्डिंग हो गई। यहां पर क्या हो गई, बेक बॉन्डिंग। तो देखिए यहां पश्च बंधन हुआ, दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है, पश्च बंधन, बेक बॉन्डिंग, पश्च बंधन। ओके गाइज। ऐसे ही अगर हम चर्चा दूसरी कैटेगरी में करें, जैसे हमने अब तो ये ओलिफिन वाला एग्जाम्पल लिया, अगर हम इसी कैटेगरी को हम चर्चा कर लेते हैं एल्काइल धातु बंध, एल्काइन। तो देखिए एल्काइनों का कैसे लेते हैं, तो एल्काइनों में भी एल्किनों की भांति, एल्किनों की भांति धातु के रिक्त डी कक्षकों, रिक्त डी कक्षकों व एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों का तथा धातु के भरे हुए डी कक्षकों, भरे हुए डी कक्षकों व एल्काइन के, एल्काइन के रिक्त पाई स्टार, ये जो पश्चबंधन होता है इसी के साथ होता है, कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन होता है। बिल्कुल सेम डिक्टो लैंग्वेज होती है जैसा आप उसमें समझते हैं। अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो। जैसा आप जानते हैं धातु, सबसे पहले धातु को समझते हैं। ये धातु, इसके ये रिक्त डी कक्षक, ये रिक्त डी कक्षक, ठीक। अब ये अतिव्यापित होगी किसके साथ, एल्काइन के पूर्ण पूरित पी कक्षकों के साथ। ये भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इनमें। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब मुझे क्या करना है, इनमें अतिव्यापन दर्शाना है। ठीक है, ये अतिव्यापन हो गया, ये इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक, तो यहां पर तो ये तो रिक्त डी कक्षक है, और ये पूरित पी कक्षक है। इनके मध्य ऐसा अतिव्यापन हो गया। लेकिन उल्टा भी होगा, उल्टा भी होगा इनमें। इनमें उल्टा कैसे होगा, देखिए ये व्यवस्था तो बनी गई थी पहले, ये व्यवस्था तो पहले ही बन गई। ये धातु यहां जुड़ी हुई है। लेकिन अब धातु की जो रिक्त, जो कक्षक भर चुके हैं, जो धातु के कक्षक भर चुके हैं, ये वाले कक्षक, जैसे ये वाले कक्षक भर चुके हैं, ये सभी भरे हुए कक्षक है।
ये क्या करेंगे, ये इन पाई स्टार कक्षकों के साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे। ये पाई स्टार कक्षक है। कौन से कक्षक है ये? पाई स्टार। देखिए ये भी पाई स्टार, ये भी पाई स्टार, तो ये इसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यानी कि अतिव्यापन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनमें क्या हो जाएगा, पश्च बंधन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, प्यारा सा छोटा सा टॉपिक। और अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। गाइज इसमें क्या होना है, इसमें देखिए हम दो तरीके से वर्गीकरण कर रहे हैं। लिगेंड कैसा जुड़ा हुआ है धातु से, अगर लिगेंड केवल कार्बनिक प्रकार का जुड़ा हुआ है तो वो सरल कार्बधातुक यौगिक है, जो कि सममित हो सकता है और असममित हो सकता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा कार्बधातुक यौगिक मिश्रित हो सकता है। सम्मित धातु से एक ही प्रकार के, धातु से एक ही प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हो, एक ही प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हो। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं आपसे डाई मेथिल जिंक या डाई मेथिल मैग्नीशियम, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब एक ही प्रकार के तो सम्मिलित हो गया, लेकिन इसमें क्या है, धातु से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक समूह जुड़े हो, कार्बनिक समूह जुड़े हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले CH3 CH2 Zn C6H5, तो एक एथिल जुड़ा हुआ है, एक फेनिल जुड़ा हुआ है, तो फिर अब क्या हो गया, ये असम्मित हो गया। नाम होता है एथिल फेनिल जिंक, ऐसा नाम हो जाएगा। मिश्रित का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बधातुक यौगिक ऐसे कार्बधातुक यौगिक जिनमें धातु से एक तरफ कार्बनिक समूह व दूसरी तरफ अकार्बनिक समूह जुड़ा हो, अकार्बनिक समूह जुड़ा हो। एग्जाम्पल C2H5MgBr। अब एथिल कार्बनिक समूह है, ये मैग्नीशियम धातु है, और Br अकार्बनिक समूह। तो ये बच्चों ये था अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरे कार्बधातुक यौगिकों का वर्गीकरण 1 to 1 एक्सप्लेन किया। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।